अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, बेटा बिजनेस स्टडीज़ एएस सिलेबस कोड आपका 9609 और आज के लेक्चर में बेटा यूनिट 5, जी हाँ यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 30, जो आपकी बुक चैप्टर नंबर 30 फोरकास्टिंग एंड मैनेजिंग कैश फ्लो, इसको बेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर जो आप आमतौर पे मेरे लेक्चर्स में ये स्लाइड देखते हैं, ये मैंने आपके कैम्ब्रिज के सिलेबस से ली होती है और इसका मकसद ये होता है कि आपको ये दिखा दिया जाए कि आपका इस चैप्टर में से कैम्ब्रिज क्या कंटेंट रिक्वायर करता है कि आपको आना चाहिए। इससे बाहर की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका वक्त वेस्ट होगा। और ये सारा लेक्चर बेटा इसी कैम्ब्रिज के सिलेबस के कॉन्टेंट के ऊपर मैंने बिल्ड किया होता है। लेट्स मूव अहेड। बेटा कैश फ्लो किसको कहते हैं? बड़ी सीधी सी चीज़ है यार। देखो, बिज़नेस में जो भी पेमेंट्स हो रही होती हैं वो तो कैश आउटफ्लोज हैं, और जो भी पेमेंट आ रही होती हैं वो कैश इनफ्लोज हैं। इन दोनों को अगर एक वर्ड में हम प्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए वर्ड कैश फ्लो है। एक बिज़नेस में जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, इसको कैश फ्लो कहा जाता है। अब इसी में से हम अगर एक चीज़ को निकाल के रखें तो वो कैश इनफ्लोज आएगी। अगर पेपर में आ जाता है, पेपर में भी वो 2 मार्क्स में पूछ ले बेटा आपसे, कैश इनफ्लोज को डिफाइन करें, डिफाइन द टर्म कैश इनफ्लोज। वो क्या होगा? एनी पेमेंट रिसीव्ड, कोई भी पेमेंट जो आप रिसीव करते हैं, ऑब्वियसली वो चाहे बैंक में रिसीव की या आपने कैश के तौर पे रिसीव की, वो कैश इनफ्लोज के तौर पे ली जाएगी। कहीं से भी आ रही हो, चाहे आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, आपने इन्वेंट्री वापस भेज दी अपने सप्लायर को कि भाई ये नहीं चाहिए थी, एक्स्ट्रा है, वापस रख लो, उस पर अगर कैश पेमेंट आ गई तो वो कैश इनफ्लो होगी। इवन आपने अगर कोई बैंक लोन अप्लाई किया, वेल बीइंग अ मुस्लिम इंटरेस्ट से बचना चाहिए। इन केस अगर आप बैंक लोन अप्लाई करते हैं, उस बैंक लोन से जो भी अमाउंट बेटा आपके बिजनेस में मूव करती है वो भी कैश इनफ्लो होगी। कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश आउटफ्लो सिमिलरली कैश इनफ्लो को रिवर्स कर दें, वो पैसा जो बेटा बिजनेस से बाहर जा रहा है। किसी भी पेमेंट में आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, आप स्टाफ को पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कोई बिल पे कर रहे हैं, इन्वेंट्री के लिए आपने पेमेंट कर दी, एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर दिया, वो सब कैश आउटफ्लोज होंगी। कैश फ्लो फोरकास्ट किसको कहते हैं? बेटा वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो अभी बिजनेस में हुई नहीं, लेकिन बिजनेस फ्यूचर के लिए उनको डिज़ाइन कर ले। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग अक्सर अपनी पॉकेट मनी अभी आई नहीं होती और आपने पहले से प्लान किया होता है कि यार जो आने वाला मंथ है इसमें मैंने किसी दोस्त की बर्थडे अटेंड करनी है, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन को कुछ मे बी उसमें कुछ अपग्रेडेशंस करनी है, कुछ एसेसरीज़ लेनी है, मे बी आपने किसी से पेमेंट रिसीव भी कर, वो सारा आप ये प्लान ऑलरेडी कर रहे होते हैं कि यार अभी ये मंथ स्टार्ट जो होने वाला है इसमें मैंने क्या, कहाँ से पेमेंट्स आएंगी, कहाँ से जाएंगी। ये कैश फ्लो फोरकास्ट होती है। और याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैश फ्लो बिजनेस आमतौर पे कितनी देर की बनाता है? वेल जब मेहनत कर ही रहा है बिजनेस तो फिर कम से कम 6 महीने की कैश फ्लो बनती है, और अप टू 1 ईयर 12 मंथ्स की भी हो सकती है। याद रखिएगा एक और चीज़ बेटा, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स, इन दोनों पीरियड्स को अकाउंटिंग पीरियड भी लिया जाता है। तो आमतौर पे कैश फ्लो आप 6 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स की बनाते हैं, और फिर उसकी बेस पे आप देखते हैं कि आपको कितना पैसा आ रहा है, कितना जाएगा एक्सपेक्टेडली। नेट मंथली कैश फ्लो क्या चीज़ होती है यार? देखो, जितने भी पेमेंट्स एक महीने में आई उनको ऐड कर लो, वो कैश इनफ्लो बन गया, और उसमें से माइनस कर दो जितनी भी पेमेंट्स आपने कर दी, बस कहानी ख़त्म। जो आंसर आ रहा है वो आपका नेट मंथली कैश फ्लो है। याद रखो ये पेपर 2 में कैलकुलेशंस आ जाती होती हैं। फिर ओपनिंग बैलेंस किस बला का नाम है यार? ओपनिंग बैलेंस को यूँ समझ लें बेटा, आपने अगर एक बिज़नेस की, हम किसी बिज़नेस की अगर हम केस सिनेरियो ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार मैंने मई के मंथ की एक कैश फ्लो फोरकास्ट बनाई है। अब उस महीने के स्टार्ट में जितने भी पैसे आपके पास हैं वो आपका एक ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग कैश बैलेंस। अभी वो महीना शुरू नहीं हुआ, अभी वो महीना रन नहीं हो रहा, अभी वो महीने अपनी ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट नहीं कर रहा, उसके स्टार्ट में जो पैसे पड़े हुए हैं आपके पास वो ओपनिंग बैलेंस है। अब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस को एक तरफ कर दो, ओपनिंग बैलेंस को एक तरफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, इसको एक तरफ कर दें, ठीक है। अब वो महीना गुजर रहा है, आपको पेमेंट्स आ रही हैं और आप पेमेंट्स कर रहे हैं, सब चलता जा रहा है, आपको टोटल कैश इनफ्लोज हो गई 50,000। कितनी कैश इनफ्लोज टोटल आपको उस मई के मंथ में 50,000 आपने रिसीव की, और आपने कुछ पेमेंट्स की मुख्तलिफ चीज़ों में, वो था 30,000। तो ज़रा जल्दी से बताओ नेट कैश फ्लो कितनी निकली? उसमें आप क्या करेंगे, टोटल इनफ्लोज को रखो और उसमें से माइनस कर दो टोटल आउटफ्लोज को। ये बेटा निकल आया हमारे पास 20,000। अगर 50 और 30,000, 50,000 अगर इनफ्लोज था, 30,000 आउटफ्लोज है। अब ये 20,000 जो था उस महीने में आपने ये सारी कैश ट्रांजैक्शंस की हैं, बट
याद रहे वो महीने के शुरू में 1 लाख भी तो पड़ा हुआ था साइड पे। तो उस 1 लाख को अगर आप एज्यूम कर लें एएस की हद तक कि वो 1 लाख वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और महीने के अंदर उसको नहीं छेड़ा, तो क्लोजिंग बैलेंस फिर क्या बनेगा? आप उस महीने को एंड कितने पे कर रहे हैं? वो जितना भी ओपनिंग बैलेंस था उसमें ऐड कर दें नेट कैश फ्लो, तो बेटा आंसर निकल आएगा क्लोजिंग बैलेंस आपका। आगे बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर में। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो एक बिज़नेस है और उसके पास ये कैश इनफ्लोज हैं। आप देख सकते हैं इसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीनों की कैश फ्लो फोरकास्ट आपको दिखाई जा रही है। ओनर ने कैपिटल इंजेक्ट किया, जो पैसा आया बिजनेस पे नेचुरली वो कैश इनफ्लो है। अप्रैल में पैसा आता है, मई, जून, जुलाई में कोई और फर्दर इंजेक्शंस नहीं आ रही। फिर आप बेचते हैं और कैश सेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। याद रखिए कैश फ्लो के अंदर कैश सेल्स नज़र आएगी, वो जो उधार पर सेल्स की वो इसमें बेटा नज़र नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा सुन लें। अगर आपने लेट से अगर इस बिज़नेस ने अप्रैल में 10 की वैल्यू, इस वैल्यू की अगर सेल्स की है और ऑब्वियसली ऊपर 3 ज़ीरोज़ का मतलब है कि इन सब वैल्यूज़ के साथ आप 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। खैर बात को सिंपल रखते हैं अभी। अगर आपकी टोटल सेल्स हुई है बेटा 10,000, लेकिन उसमें से आपको रिसीव हुआ 6,000, तो यहाँ पर ये वो 6 नज़र आ रहा है। बहरहाल इसके अलावा बेटा आपको कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स में भी वो लोग जिन्होंने आपकी पेमेंट्स करनी थी, आप देखें अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आहिस्ता आहिस्ता इसकी ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। अप्रैल में इसकी कैश सेल्स को अगर वापस देखें वो 6 थी, मई में 8 हो गई, जून में बहुत अच्छी कैश सेल्स हो रही है, जुलाई में जाके फिर घट जाती है और टोटल कैश इनफ्लोज नीचे कर दिया बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट इसमें कैश आउटफ्लोज का आपको नज़र आएगा, जिसमें कोई लीज पेमेंट है, कोई रेंट है, कोई क्लोथ्स परचेज किए थे, किसी लेबर को पे किया था, अदर कॉस्ट्स थी, और इन सब का बेटा टोटल कर लो तो वो टोटल कैश आउटफ्लो बन गया। हर महीने का टोटल कैश आउटफ्लो आपके सामने है। तो हमारे पास टोटल कैश इनफ्लोज भी आ गए और आपको पेपर में बेटा आमतौर पे पेपर 2 में इस तरह के चार्ट्स अपेंडिक्स की हेडिंग के साथ आ जाते होते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अब नीचे आप देखें नेट कैश फ्लो, और हमने अभी पीछे पढ़ा था जितनी भी इनफ्लोज हैं उसमें से माइनस कर दें आउटफ्लोज को। अब ज़रा अपनी वर्किंग खुद कीजिएगा, एक्स और जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, इवन ऊपर जो वाई की वैल्यू है उसको यार कैलकुलेट करने की कोशिश करना। लेकिन ज़रा नीचे नज़र करो, एक ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। इधर बेटा एक चीज़ मैं समझा दूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। आमतौर पे ये ओपनिंग बैलेंस कैश फ्लोज के स्टार्ट में भी लिखा जाता है और इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई सख्ती नहीं है उसको, जहां आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख रहे हैं इसको सेकंड लास्ट रो के अंदर भी लिखा गया हुआ है। अब ओपनिंग बैलेंस आप देखें, बिजनेस ने शुरू में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, ज़ीरो था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस फिर भी उसको मिल रहा है। ये कहाँ से मिल रहा है यार? अगेन जो फॉर्मूला बेटा मैंने पहले बताया था, देखो नेट कैश फ्लोज का फॉर्मूला क्या था? इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, ये तो होगी नेट कैश फ्लोज। अब इसमें ये जो एक्स जब आपका निकलेगा तो उसको ऐड कर देना ओपनिंग बैलेंस में और आंसर आपका आ रहा है 1.5। ये ब्रैकेट्स क्या है बेटा? ब्रैकेट्स अकाउंटिंग के अंदर हमेशा माइनस को प्रेजेंट करते हैं। तो इस बिजनेस में आप देखें टोटल कैश इनफ्लोज 34 हुई हैं और अगर मैं इसकी टोटल कैश आउटफ्लोज को देखूँ वो 35.5 है और एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 34 माइनस 35.5, तो ये माइनस 1.5 आ रहा है, ये एक्स की वैल्यू है। और जब आप इसको बेटा ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या बना? 1.5। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस 1.5 है, तो खुद ज़रा सोचें, अगर आपने अप्रैल को ख़त्म किया 1.5 माइनस के साथ, तो मई में आपका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? भाई अप्रैल की लास्ट डेट में आपने वो ताला लगाया शॉप को और 1.5 माइनस बैलेंस था, तो अगले दिन जब आप दोबारा शॉप खोलते हैं और मई चल रहा है तो क्या नज़र आएगा आपको? 1.5 माइनस। सो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ मिल गई, प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस बिना किसी परेशानी के ऑटोमेटिकली अगले मंथ का, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। अब इस कैश फ्लो को बेटा अपने तौर पे समझिए, इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेके इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कीजिए एंड दैट वुड बी हेल्पफुल, अ लॉट हेल्पफुल फॉर यू कैलकुलेशंस इवन इन P2। बात को आगे बढ़ाते हैं। कैश फ्लो में प्रॉब्लम आती हैं, कभी पेमेंट्स ज़्यादा आ गई, कभी पेमेंट्स कम हो गई, कभी आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, कभी आपका क्लोजिंग बैलेंस माइनस में आ रहा है, ये सब पंगे चलते हैं। तो हल क्या है बेटा? ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें
डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप अपनी कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड है ओवरड्राफ्ट को यूज़ कर लें। अब आप में से अगर कुछ बच्चे ये सोचें कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो चैप्टर नंबर 29 की प्लीज़ मेरी वीडियो को देख लें, उसमें मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। बेटा इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आइडिया, ये जो क्रेडिट कार्ड्स अक्सर यूज़ करते हैं लोग, ये एक्चुअली ओवरड्राफ्ट की एक कैटेगरी है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपका कोई बैंक अकाउंट था और उसमें पैसे ज़ीरो पड़े हुए हैं, कुछ पैसा नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक वाले ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप हमारे अकाउंट यूज़र होने की वजह से एक इंसेंटिव आपको ये है कि आप कहीं भी ट्रांजैक्शन अगर करने जा रहे हैं, कुछ पेमेंट करनी है, और अगर बैंक में पैसे नहीं है आपके, आप हमसे 2,000 रुपये की पेमेंट्स कर सकते हैं किसी को भी। हर इंडिविजुअल की बेटा डिफरेंट लिमिट होती है, इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब ओवरड्राफ्ट से मसला क्या हल होता है? शॉर्ट टर्म में भी आपने सप्लायर को पेमेंट करनी थी, पैसे नहीं है, कैश नहीं है, पेमेंट्स नहीं आई, तो आप ओवरड्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो कैश फ्लो है वो रुकेगी नहीं और आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर लेंगे और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बड़ा फ्लेक्सिबल किस्म का लोन भी कहा जाता है, लेकिन अगेन बेटा प्रॉब्लम ये होती है इसके साथ, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और अक्सर अगर आप बैंक्स से डिफरेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ यूज़ करते रहें और उसको टाइम पर ना पे करें, तो इसमें एक सीरियस प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है उस बैंक के साथ। नंबर 2, शॉर्ट टर्म लोन। अब देखो शॉर्ट टर्म लोन कब लोगे? जब कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग जा रहा है या वीक जा रहा है। नेचुरली जब आपका कैश फ्लो वीक जा रहा है, वीक कब होगा? जब आपके आउटफ्लोज ज़्यादा हैं, जब आपका क्लोजिंग बैलेंस माइनस में है, तो फिर यू वुड लुक फॉरवर्ड कि आप कोई लोन अरेंज कर लें। लेकिन बेटा याद रखें, फिर वही प्रॉब्लम है, लोन जब आएगा बिजनेस में तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और नेचुरली एक लाइबिलिटी है, आपको लोन भी एक सर्टेन टाइम में पे करना होगा, तो बिजनेस पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन कैश फ्लो में हेल्प आ सकती है। पैसे की ज़रूरत थी, कोई मशीन लेनी थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स छोटी मोटी करनी थी, में भी कुछ इंपॉर्टेंट पेमेंट्स करनी थी, तो शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा यहाँ एक और चीज़ बेटा बताता चलूँ, काम की बात, ये टर्म क्या होती है? शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं? एनीथिंग लेस देन 1 ईयर, 1 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली एनीथिंग ओवर अ ईयर। वापस आते हैं, सेल्स ऑफ एसेट्स। पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, कैश इनफ्लोज कमज़ोर हैं, आउटफ्लोज करने ही करने हैं, ओवरड्राफ्ट नहीं मिला, लोन ऑलरेडी था, नहीं ले सके, और तो फिर एक ऑप्शन ये रह जाती है, ठीक है अगर कोई ऐसा एसेट आपके पास है जिसको मार्केट में बेच के 4 पैसे आ सकें और आप अपने उस कैश फ्लो रिक्वायरमेंट को फंड कर सकें, तो उसको यूज़ करें। लेकिन अगेन बेटा प्रॉब्लम फिर वही है, ज़रूरी नहीं आपके एसेट्स फ़ौरन सेल हो जाएं, और ज़रूरी नहीं वो अच्छी प्राइस में सेल हों, और हो सकता है वो एसेट बाद में आपको चाहिए और जब आप दोबारा लेने जा रहे हैं तो वो बहुत महंगा मिल रहा हो। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स भी आपके जहन में होनी चाहिए जब आप पेपर में उतरते हैं। सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक ये एक और ऑप्शन है बेटा। इस ऑप्शन के साथ आप कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखो अभी जो पीछे वाली ऑप्शन थी उसमें सिर्फ हमने एक एसेट को बेच दिया, लेकिन व्हाट इफ़ उस एसेट की आपको ज़रूरत थी, आपके पास एक मशीन थी, पैसों की ज़रूरत है, और मशीन, मशवरा आता है कि मशीन को सेल कर देते हैं, और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज मशीन पर तो प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन निकलती है, सेल करो उसको, पेमेंट आ गई, और किसी रेंटल लीजिंग कंपनी से उसको वापस लीज बैक करवा लो। अब जाहिर सी बात है, अब आपने बेच दी है किसी कंपनी को, आपकी तो नहीं रही, लेकिन जब ये बिजनेस में वापस आ जाएगी तो आप अपनी प्रोडक्शन कर सकेंगे, लेकिन अब आप इसको रेंटली आपको इसकी लीज पे करनी पड़ेगी। हाउएवर इससे मशीन तो आपकी नहीं रहेगी, लेकिन आपकी कैश फ्लो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो सकती है। फिर बेटा एक और ऑप्शन जिससे में भी आपकी कैश फ्लो इंप्रूव हो जाए, रिड्यूस क्रेडिट टर्म्स टू कस्टमर्स। देखें जैसे मैंने बेटा पहले भी बात की, कैश फ्लो फोरकास्ट में कहीं भी वो वैल्यू, वो अमाउंट नहीं लिखी जाती जिसका कैश के साथ ताल्लुक नहीं है। आपने अगर 10 लाख रुपए की सेल्स की है और वो सब की सब उधार पे है, तो आपके कैश फ्लो में क्या वैल्यू आएगी सेल्स की? 0। कैश फ्लो में सिर्फ वो वैल्यू आती है जिसमें कैश रिसीव हो रहा है। अब अगर आपका कैश बहुत वीक होता जा रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, मे बी आप अपनी उधार की सेल्स को कम कर दें या बंद कर दें। हाउएवर इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं बेटा। हो सकता है आप अगर उधार बंद कर देंगे तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा के आपके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा एक और ऑप्शन आती है बिज़नेस के पास अपनी कैश फ्लो को इम्प्रूव करने की, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, वो है डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग क्या होता है?
देखिए एट टाइम्स बिजनेस को पेमेंट्स रिसीव होनी होती हैं। आपने किसी क्लाइंट को उधार पर कोई मशीन बेच दी, लेकिन वो क्लाइंट अब पेमेंट नहीं कर पा रहा। वो क्लाइंट भागा भी नहीं है, अगर भाग जाए तो वो बैड डेट्स हैं, लेकिन वो क्लाइंट है और वो आपको अपनी परेशानी बताता है एंड द क्लाइंट कांट पे। यहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करते हैं, वो उस क्लाइंट की जगह पे आपको पे कर देगा। ये थर्ड इंडिविजुअल जिसने आपको ये बेनिफिट दिया है, इसको बेटा फैक्टर कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को डेट फैक्टरिंग कहा जाता है। इसमें बिजनेसेस जिनको मुश्किल हो रही होती है अपने डेटर्स से यानी अकाउंट रिसीवेबल्स से पेमेंट्स रिसीव करना, उनको बेटा फ़ायदा मिल सकता है। वो थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव कर लेंगे और बाद में वो डेटर्स उन फैक्टर्स को खुद ही पे करते रहते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या कोई और तरीका भी है जिससे हम अपनी कैश फ्लो को बेहतर कर सकें। ऊपर जो हमने टेक्निक्स पढ़ी इस स्लाइड में, वापस इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी टेक्निक्स मोर और लेस बेटा इस चीज़ को डील कर रही थी कि अगर आपके पास कैश फ्लो में फाइनेंसिंग या फंडिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और बात को बढ़ाते हैं और बेटा देखते हैं क्या कोई और तरीके भी हैं जिससे कैश फ्लोज को थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। वेल वन ऑफ दोज मैथड्स इज़ आप अपने सप्लायर से उधार ज़्यादा ले लें। ज़्यादा टाइम अगर आपको मिल जाएगा, उतनी देर में आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, आप उसको फ़ौरन तैयार करके मार्केट में अगर बेच लेंगे तो जो सेल्स होगी उसमें से आप अपने सप्लायर को पे कर देंगे। कैश के बगैर ट्रांजैक्शन भी होगी, कैश फ्लो भी आपकी मैनेज रही और आपकी बिजनेस में उसको इंसॉल्वेंसी यानी किसी वजह से अगर बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज़ को नहीं पे कर पा रहा, ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा, तो इंसॉल्वेंसीज को कहा जाता है। इंसॉल्वेंसी से भी बिजनेस बच सकता है। लेकिन अगेन बेटा प्रॉब्लम फिर वही है, आप सप्लायर से जब ज़्यादा उधार, ज़्यादा टाइम लिमिट मांगते हैं तो वो शायद डिस्काउंट कम कर देगा और वो जो आपको इंसेंटिव था रिड्यूस्ड प्राइसेस का, मे बी वो उसको भी ख़त्म कर दे। एक और ऑप्शन बेटा जिससे आप अपनी कैश फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है डिले स्पेंडिंग ऑन कैपिटल इक्विपमेंट। हो सकता है आपने अपनी फैक्ट्री में, आप अपनी शॉप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स को ख़रीदना था, व्हीकल्स को ख़रीदना था। वेल कैश फ्लो मैनेजमेंट ये रिक्वायर करता है आपसे, इसमें से जो बहुत ज़रूरी है सिर्फ वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लें और अगर हो सके तो कुछ परचेजिंग, कुछ मशीन्स, कुछ एसेट्स जो आप डिले कर सकते हैं उसको बाद में ख़रीद लें। वेल ऑब्वियसली इससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगेन बेटा प्रॉब्लम फिर वही है। एट टाइम्स बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्टन एसेट्स, सर्टन मशीन्स की, और उन सबको ख़रीदे बगैर, उन सबको एक्वायर किए बगैर बिज़नेस शायद अपने ऑर्डर्स को भी पूरा सर्व नहीं कर सकता। तो यहाँ बिज़नेस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। फिर इसमें सेकंड लास्ट में अगर हम देखें बेटा, एक और ऑप्शन ये आती है, रादर देन कि आप अपने एसेट्स को, यहाँ पर आमतौर पे फिक्स्ड एसेट्स की बात की जा रही है, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, बेबी व्हीकल्स, बजाय कि आप उनको टोटल पेमेंट करके ख़रीदें, आप उनको लीज़ कर लें यानी किस्तों पे ले लें। इससे बड़ी पेमेंट्स नहीं होंगी, उस महीने के बजट्स बहुत बड़े तरीके से खाली नहीं पड़ेंगे और आपकी कैश फ्लो में स्मॉल पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस होंगी। लेकिन इसका भी नुकसान ये होता है बेटा, अब इमेजिन करें अगर आपने एक मशीन ख़रीदनी थी अपनी, मे बी डिलीवरी के लिए कोई आपने व्हीकल ख़रीदनी थी, लेकिन कैश फ्लो की वजह से आप उसको लीज़ करवा लेते हैं, तो ठीक है आपकी पेमेंट तो अब छोटी होगी, लेकिन 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए आपको रेगुलर पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। इसको कहते हैं परपेचुअल पेमेंट्स, के लगातार पेमेंट्स करनी पड़ती हैं और लाइबिलिटी बन जाती है। एक और बेटा बड़ा मासूमाना सा तरीका जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर कैश फ्लो, दैट इज़ कट ओवरहेड स्पेंडिंग, जो डायरेक्टली आपकी आउटपुट को अफेक्ट ना करे। वेल इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मे बी नंबर 1, आप कुछ एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट रिमूव कर दें, जिससे शायद आपकी कुछ सैलरीज़ जो पे होनी होती हैं वो कम हो जाए। नंबर 2, मे बी आप किसी ऐसी जगह पे रीलोकेट कर लें जहाँ पर रेंट कम है, जहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएं रिलेटिवली। मे बी ऑप्शन नंबर 3, आप अपनी कुछ यूनिट्स को, अगर आप किसी वजह से थोड़े ऑर्डर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उनको किसी तरह से बंद कर दें, उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना लाएं। इनफैक्ट उनको आप लीज़ आउट कर दें, कोई और इस्तेमाल कर ले और उनकी पेमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो किसी तरह से अपने ओवरहेड्स को रिड्यूस करें। आपकी 5 शॉप्स थी, उसमें से मे बी आप 2 शॉप्स को बंद कर देंगे। ये बेटा कटिंग ओवरहेड्स के अंदर आ जाता है। लेकिन अगेन बेटा फिर प्रॉब्लम वही है कि एट टाइम्स अगर आप अपने ओवरहेड्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं, उससे आपकी आउटपुट भी अफेक्ट हो सकती है। बेटा ये मेथड से जिससे एक बिज़नेस अपने कैश फ्लो को किसी तरह से बेहतर बना सकता है। आई होप इस लेक्चर का कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ मेक श्योर अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चंस हो आप नीचे चैट बॉक्स में उसको डालिए। आई विल लुक फॉरवर्ड